नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो जैसा हम सोच रहे थे कि संभवतः कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे चुनाव के बाद में, तो वैसा अब हमें दिखाई पड़ रहा है। और कहीं तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा दिखाई पड़ रहा है, जहां योगी जी जो हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। और उनके एक्शन मोड में आने का तरीक़ा आप जानते हैं कि वो फिर धड़ाधड़ निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। वो निर्णय डिसीजन सबसे पहले आपने देखे कि वो निर्णय डिसीजन सबसे पहले ये थे कि भाई सारे समीक्षा बैठक की जाए। वो समीक्षा बैठकें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ली जा रही हैं। फीडबैक योगी जी को भी निश्चित रूप से जा रहा है। और एक जो बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, वो ये था कि एक कानून लाया गया पेपर लीक के मामलों के लिए। पेपर लीक के मामलों में आपको पता है कि केंद्र सरकार ने भी कानून पास किया। उस केंद्र सरकार के कानून में जो प्राइवेट लोग हैं उनके लिए 5 वर्ष तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, और जो उसमें सरकारी लोग लिप्त हो जाते हैं उनके लिए 10 वर्ष तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। योगी जी का जो कानून है उसमें ये जो 5 वर्ष और 10 वर्ष है, इसका कोई हिसाब किताब कुछ नहीं रखा गया, क्योंकि योगी जी का मामला हठ योग वाला है। तो हठ योग में बोला उन्होंने कि भैया सियावर रामचंद्र की जय, और आओ सीधे सीधे जाओ आजीवन कारावास में। और वैसे मैं मानता हूँ कि भाई ये पेपर लीक वाले मामले जो हैं वो इतने गंभीर हैं, इतने संगीन हैं, पूरे के पूरे युवा वर्ग के सपनों की ऐसी तैसी कर देते हैं, उनके पता नहीं कितने वर्ष जो हैं वो ख़राब कर देते हैं। इसलिए आजीवन कारावास निश्चित रूप से मैं तो उचित दंड मानता हूँ। एक काम तो उन्होंने ये किया। दूसरा यही जो अयोध्या की आपने सुनी होगी, अयोध्या में आपने अखिलेश जी का नारा भी सुन लिया होगा। अखिलेश जी ने जो वहाँ के एमएलए हैं मिल्कीपुर के, जो अब फैज़ाबाद लोकसभा सीट के सांसद बन गए हैं, अवधेश जी, तो उनको कहा कि साहब कि ये अयोध्या के राजा हैं। तो मैं थोड़ा सा अखिलेश जी की दिमाग को ठीक कर दूं। अयोध्या के राजा, वैसे तो राजा अब कोई होता नहीं प्रजातंत्र में, संभवतः उन्होंने आर्टिकल 20 पढ़ा नहीं है संविधान का, तो संविधान को वो दुहाई तो देते हैं लेकिन संविधान पढ़ा नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है। जैसे जो लोग कुरान पढ़ते हैं उन्होंने कुरान पढ़ी नहीं होती है, और जो लोग बाइबल की दुहाई देते हैं उनको बाइबल उन्होंने पढ़ी नहीं होती है। और इसी तरह से संविधान की दुहाई देने वालों ने, अधिकतर ने, संविधान पढ़ा हुआ नहीं है। नहीं तो यदि संविधान पढ़ा हुआ होता तो इस तरह की बातों में मुगालते में नहीं आ जाते जो कहते हैं कि साहब कि संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसे संविधान बदलता है क्या? तो योगी जी ने उस पर भी कह दिया कि भैया अयोध्या के राजा तो एक के हैं, उनका नाम है श्री रामचंद्र जी। अयोध्या के राजा तो एक ही रहेंगे। और वैसे भी जितना भी ये चू चू पू पू कर रहे हैं ना वह फैज़ाबाद, और जो झूठा नैरेटिव बना रहे हैं कि अयोध्या जीत गए, अयोध्या जीत गए, अयोध्या नहीं जीते हैं। अयोध्या विधानसभा में फिर भी जीती तो भारतीय जनता पार्टी ही है। केवल जो दूसरी 4 विधानसभाएं उसमें अवधेश जी जीत गए हैं। तो वो अपने आप को मिल्कीपुर के राजा कह लें, या फिर आपका दरियाबाद के, रुदौली के राजा बोल लें, और या फिर बांकेपुर के, एक मेरे ख्याल से एक और है, उसके राजा अपने आप को बोल लें तो वो ठीक रहेगा। बाकी अयोध्या के राजा तो नहीं हो सकते। लेकिन दूसरा जो बड़ा काम किया है योगी जी ने वो ये किया है कि अयोध्या के निवासियों की जो शिकायतें थीं उन पर विचार किया है और उनके अनुसार निर्णय लेना आरंभ कर दिया है। उसमें सबसे पहला निर्णय उन्होंने ये लिया है कि लोगों की बड़ी शिकायत थी कि भाई आप ये जो एरो सिटी बना रहे हैं, जिस प्रकार से दिल्ली में एरो सिटी है, होटल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है पूरा, उसमें दुनिया भर के होटल आए हुए हैं, तो इस प्रकार से एरो सिटी एक बन रहा था अयोध्या में भी। उस एरो सिटी को उन्होंने फ़िलहाल स्थगित कर दिया है। और मुझे लगता है कि परमानेंट तो स्थगित नहीं किया होगा, क्योंकि अयोध्या में जब इतने लोग आएंगे तो उनके लिए इंतज़ामात तो करने ही पड़ेंगे। इस समय जो अयोध्या में समस्या हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि भाई अयोध्या छोटा सा शहर है, कोई 40,000 50,000 की उसकी आबादी थी, और अचानक जो है वहाँ पर करोड़ों लोग आने लगे।
बता रहे हैं कि अब तक यानी 22 जनवरी से लेकर अब तक कोई 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो अयोध्या में आ चुके हैं। जबकि यदि इसकी तुलना की जाए तो काशी में पूरे वर्ष में 10 करोड़ लोग आए हैं और वृंदावन मथुरा में पूरे वर्ष में 7 करोड़ लोग आए हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि भाई अयोध्या पे बहुत बड़ा भार है। अयोध्या की तुलना में काशी और मथुरा दोनों बड़े शहर हैं। काशी तो पूरे एक प्रकार से मेट्रोपोलिस ही है और मथुरा भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला हेडक्वार्टर है। बड़ा अयोध्या छोटा कस्बा है, यद्यपि फैज़ाबाद से अब लगभग मिल गया है, फैज़ाबाद जिला हेडक्वार्टर है, लेकिन फिर भी अगर दोनों मिला लें तो सबको मिला के कोई 2-2.5 लाख का ही होगा और इतने में इतनी बड़ी जो इतना बड़ा लोड है वो संभाल नहीं सकता। तो अब योगी जी ने एरो सिटी को स्थगित कर दिया है। दूसरा एक बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ था कि गोरखपुर रोड पे एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, उस फ्लाईओवर को उन्होंने बदल दिया है। तो फ्लाईओवर में काफ़ी भूमि जा रही थी, लोगों के मकान टूट रहे थे और भाई बहुत सारी तोड़ फोड़ हो रही थी, तो उन्होंने उसको बदल के अंडरपास में परिवर्तित कर दिया। देखिए बिल्कुल सही निर्णय हुआ ना कि जब ये फीडबैक आया चुनाव के माध्यम से कि लोग अप्रसन्न हैं, उनको जो है बहुत कष्ट है, तो फिर उन्होंने इसको बदल के कर दिया अंडरपास के रूप में। फिर और कुछ मंदिर आ रहे थे तोड़ फोड़ की जद में, वो भी स्थगित कर दिया कि नहीं मंदिर नहीं टूटेंगे, उनके लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, वो तोड़ा नहीं जाएगा। वेरी गुड। और एक और जो काम किया वो किया कि भैया वीआईपी कल्चर जो है अयोध्या में से अब समाप्त किया जाएगा। जब वहाँ वीआईपी आते थे, वीआईपी विजिट होता था, तो सड़कें जो थी रोक दी जाती थी। सड़कों के रोकने से लोगों को बहुत अधिक परेशानी होती थी, लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकते थे, और उसके अतिरिक्त बहुत सारे स्थान ऐसे थे जहाँ लोगों जो हैं वहाँ लोकल रहने वाले हैं उनकी गाड़ियों का प्रवेश नहीं था। वो सारी व्यवस्था जो है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। और पांचवा जो सबसे बड़ा निर्णय ये है कि भाई जिन लोगों की दुकानें ली गई हैं और चौड़ीकरण में और उसके स्थान पर जो दुकानें बनाई गई हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देकर प्राथमिकता से जो नई दुकानें बनी हैं उनको अलॉट किया जाएगा। तो इसका मतलब योगी जी ने तो कुछ आरंभ कर दिया कार्यक्रम, लेकिन बाकी और जो प्रदेश हैं उनमें मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि उनमें भी इसी प्रकार के कोई कार्यक्रम हो रहे हों जिसमें कोई चीफ मिनिस्टर ने संज्ञान लिया हो। काशी में भी ऐसी कई शिकायतें हैं, काशी में भी उसका निराकरण होना आवश्यक है, लेकिन काशी तो पता है आपको यूनियन टेरिटरी है, तो वो काशी का संज्ञान तो सीधे प्रधानमंत्री लेंगे और वो जब बात करेंगे योगी जी से तभी वहाँ पे आगे कुछ कार्यक्रम जो है वो निश्चित हो पाएंगे। लेकिन एक अभी भी बड़ी समस्या जो है वो ब्यूरोक्रेसी वाली, उसके बारे में अभी तक योगी जी की ओर से ना कुछ कहा गया है, ना कोई आश्वासन मिला है और ना कोई ऐसा एक्शन हुआ है जिससे कि लोगों में ये संदेश जाए कि ये जो निरंकुश नौकरशाही है और जो निरंकुश पुलिस है, जो जनता को कुछ नहीं समझती, जनता के साथ दुर्व्यवहार करती है, वो किसी प्रकार से किसी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के अंतर्गत एक तो जनता की सुने और कार्यकर्ताओं की भी सुने। कोई इस प्रकार का मंच होना चाहिए जिससे कार्यकर्ता अधिकारी संवाद का कोई माध्यम निकल सके, चाहे वो जिला भाजपा जो अध्यक्ष है उसके स्तर पर हो, चाहे किसी वहाँ पर किसी को नोडल मंत्री के स्तर से कुछ भी किया जाए, लेकिन यह जो है कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं, जो कार्यकर्ता क्योंकि जाता है वोट लेने, अगर वो 150 लोगों के वोट के लिए आग्रह करता है तो वो 150 लोग उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो उनके कोई छोटे मोटे कार्य हों उनको करवा सके। और छोटे मोटे कार्य क्यों, आवश्यकता क्यों पड़ती है? भारत में जो स्थिति है पब्लिक सर्विसेज की और पब्लिक डिलीवरी सिस्टम्स की, उसमें भैया कहीं न कहीं सिफारिश लगानी पड़ती है। सिफारिश नहीं लगाओगे तो मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाता है, जहाँ पर
डिलीवरी जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, वहाँ भी अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये एक समस्या और यदि दूर कर दें योगी जी संज्ञान में लेके, तो आप ये मानिएगा कि ये मान लिया जाएगा कि भाई सबक सीख लिया गया है कम से कम उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबक सीख के उसके आगे की कार्रवाई भी आरंभ कर दी है। बस 2027 के लिए योगी जी को एम्पावर करना पड़ेगा। योगी जी को अपनी हिंदू युवा वाहिनी भी सक्रिय करनी पड़ेगी और संघ को, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को भी सक्रिय करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।